स्टेटमेंट अपने आप में सही हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आर जो है ए का रीजन भी हो। समझ पा रहे हो बात को? तो नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। भाई नई नई भाषाएं बच्चा जानेगा, अलग अलग भाषाएं बच्चे बोलते होंगे, विविधता होगी, डाइवर्सिटी होगी। लेकिन पूछा क्या था या बात क्या चल रही थी कि अध्यापक जब भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को ध्यान में रख के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकेगा। वो बात तो कारण में कही नहीं गई। तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात सही है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से देखिएगा। ये कहता है प्रधान अध्यापिका ने, यानी जो प्रिंसिपल है स्कूल में, भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। यानी जो आपका अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चाहे वो चार्ट है, कोई अलग से कोई किताब आती है, कोई फ्लैश कार्ड है, कोई और कुछ दिखाना है क्लासरूम में, तो पुस्तक के साथ साथ बाकी सामग्री के लिए भी कहा। बात सही है नहीं है? बताओ फटाफट से। सही है? क्लियर है बात यहां तक? हाँ, तो ये बात सही है। फिर अगर हम देखें, चयन करने के लिए कहा कि भाई चूज कर लो क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करोगे किताब के साथ साथ, पुस्तक के साथ साथ, क्योंकि पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं है कक्षा में पढ़ाने का। इनका कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, यानी टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द क्लासरूम। ठीक, इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। क्या प्रासंगिक नहीं है या क्या कॉन्टेक्चुअल नहीं है, क्या उचित नहीं है? पहला है पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। ये तो सही बात है भाई, जो पुस्तक है और संसाधन है वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होने चाहिए। सही है। बच्चों की अधिगम या अनुकूल होने चाहिए बच्चे के स्तर के हिसाब से, बच्चे के लिए इन जनरल। ठीक, फिर आता है सेकंड ऑप्शन, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। बच्चे की नीड्स क्या है सीखने की, है ना, वो किस क्लास का बच्चा है, उस स्तर के हिसाब से आप किताबें और अदर मटेरियल चूज करते हो। ये बात भी सही है। विद्यार्थियों का क्या स्तर है, अगेन सेम बात, भाई उनका कॉग्निटिव स्तर क्या है, वो उनकी एज क्या है, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, ये यहां पे बिल्कुल भी सही नहीं है, ये प्रासंगिक नहीं है कि जो अवधारणात्मक, जो कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है और इंटेंसिटी है वो महत्वपूर्ण नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आप चूज कर रहे हैं या फिर कॉन्सेप्चुअली उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मुश्किल चीज ही चूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं लिखा हुआ था। नहीं वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करते हैं हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 फटाक से देखेंगे। ये कहता है छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं, यानी 6th क्लास के कुछ बच्चे हैं, लर्निंग डिफिकल्टी इनको आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी है, कुछ भी हो सकता है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, आपका मॉर्फिया, कुछ भी हो सकता है। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? आपको इंक्लूड तो हर बच्चे को करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन यही कह रहे हैं ना, सभी के लिए शिक्षा, तो कैसे उसको इंक्लूड करेंगे? 6th क्लास की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है उनका एक विशेष समूह बनाकर, यानी जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी है उनके लिए एक अलग से ग्रुप बना देंगे, ये एबिलिटी ग्रुपिंग हो जाएगी, और ये आपको नहीं करनी होती है। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर एक बच्चा, हर तरह का बच्चा एक छत के नीचे सीख सके, ये नहीं उनको अलग थलग कर देंगे, सेग्रीगेट नहीं करना है। अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में इसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो अलगाव तो नहीं करेंगे हम कि अलग से इन्हीं का, सिर्फ जिनको लर्निंग डिफिकल्टी है उनका अलग से ग्रुप बना दिया, जैसे ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर में, तो ऐसे और 4 बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया। फिर एक क्लास में पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? फिर तो वो इंटीग्रेटेड, एकीकृत शिक्षा हो गई, वो समावेशी शिक्षा नहीं कहलाएगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, यानी जो कंटेंट है उसके मदद से आप बेसिकली जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चार्ट्स हैं या बाकी चीजें, उनकी सहायता लें। तो बच्चे को अगर मान लीजिए लिखने में दिक्कत है तो वो प्रिंटेड मटेरियल, डिस्ग्राफिया है मान लीजिए, तो उसको देख करके वो हेल्प मिल जाएगी उसको। ये बात सही है, अलग तरीके आपने अपनाए। सी ऑप्शन है उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, यानी जो अदर स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनके साथ इंक्लूड करके रखेंगे, बात तो सही है। फिर आता है डी ऑप्शन, उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके। हाँ भाई, आपको इंक्लूड करना है हर बच्चे को, तो बी, सी और डी जो है हमें यहाँ सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस हिसाब से फोर्थ इज द राइट आंसर। बात सही है नहीं? आप लोग अपने आप ही सही जवाब दे रहे हैं वैसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल यानी और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या करती है? यानी जब बच्चा पढ़ रहा है तो वो किस तरह से उच्चारण करता है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, या उसमें अगर सुधार करना है तो जो भी गलतियां बच्चे की उच्चारण में हो रही हैं वो हफ्ते में यानी सप्ताह में एक बार टीचर उस पर फीडबैक देती है। तो बताओ फिर क्या जवाब होगा इसका? क्या कर रही है टीचर? त्रुटि विश्लेषण कर रही है कि गलती ये है, गलतियों के बारे में समझ
उदाहरण देखिए, गलतियों के बारे में समझ बनाती हैं, ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती हैं। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही हैं? क्या सुधारना है? अच्छा, त्रुटि वो बता रही हैं, त्रुटियों गलतियों के बारे में बात कर रही हैं, वो एरर्स के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन पूछा क्या है? वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही हैं? फीडबैक दे रही हैं। ठीक है ना? त्रुटि विश्लेषण एक नजर में ऐसा लग सकता है कि ये इसका जवाब है, नहीं। त्रुटि विश्लेषण शामिल है प्रतिपुष्टि में, और मैं बहुत बार कहती हूं कि वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकियों से बेस्ट हो। बाकी के 3 ऑप्शन से या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो उसको चूज कर लो, या फिर वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकी को अपने अंदर समाहित कर ले। तो त्रुटि विश्लेषण ऑलरेडी ही फीडबैक में यहां शामिल हो चुका है। ठीक, उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण, उदाहरणों के माध्यम से नहीं, यहां पे त्रुटि का भी विश्लेषण कर रही है, फीडबैक दे रही है हफ्ते में एक बार। ठीक, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, इसकी बात नहीं हो रही है। पूछा जा रहा है कि क्या कहलाएगा, तो ये प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? यानी एक है आपका प्रक्रिया उपागम, दूसरा प्रोडक्ट कहते हैं उत्पाद उपागम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हिंदी में। ठीक, प्रोडक्ट और प्रोसेस राइटिंग हिंदी इंग्लिश दोनों पेडागोजी में आता है। ठीक, बहुत बड़े रागिनी। चलिए, तो यहां पे पूछा है प्रक्रिया उपागम, यानी लिखना सीखना है, लिख करके। ठीक है, लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग इटसेल्फ। लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? यानी प्रोसेस राइटिंग। अब इसमें पहले मंथन होगा, क्योंकि प्रोसेस है ना। प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले से एक परफॉर्मा है ना, और भाई यहाँ पे जो है एक लेटर मान लीजिए आप लिख रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे इसके इतने नंबर मिलेंगे, फिर लास्ट में थैंक यू लिख देंगे। वो एक प्रोडक्ट राइटिंग का पार्ट हो गया कि पहले से जो है एक सेटअप तैयार है आपका, स्टेप बाय स्टेप चीजें वहां गिवन है। ठीक, प्रोसेस राइटिंग में थोड़ा सा प्रोसेस के साथ बहने वाली बात है यहाँ पे, यानी आप प्रक्रिया में फ्लो में होते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। अब आप अपनी तरफ से कोशिश करें, दिखाना कितने % लोग जवाब दे रहे हैं, कौन सा? 24%। सेकेंड ऑप्शन ना, बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें 74% लोग सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि सही भी है एकदम। अब इसको समझते हैं। अगर हम देखें, मानस मंथन किया जाता है पहले, जिसको आप एक तरह से कह सकते हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इंग्लिश में, मस्तिष्क उद्वेलन। बैठ के बच्चे ग्रुप में मंथन कर रहे हैं कि अच्छा क्या लिखेंगे, किस बारे में लिखेंगे, क्या टॉपिक्स होंगे, सब अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है बात। फिर आता है प्रारूपण, यानी अब आप एक ड्राफ्ट टाइप बनाते हैं कि ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड। देन आप आते हैं दोहराना, यानी अगर रिवीजन उसमें कुछ करना है, एडिटिंग कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आप करते हैं। फिर आप प्रिंट के लिए भेजेंगे, प्रूफ रीड करके संपादन में आ जाएगी वो प्रोसेस। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इंग्लिश पेडागोजी भी कराऊंगी यार, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी ट्रांस लैंग्वेज कह देते हैं इसको, ट्रांसलिंगुअलिज्म भी कहते हैं, के बारे में क्या सही नहीं है? नॉट राइट पूछा है। दूसरी एक भाषा से दूसरी भाषा, यानी कोड स्विचिंग बोलते हैं इसको, और ट्रांसलिंगुअलिज्म या ट्रांस लैंग्वेज बोल देते हैं। तो इसमें कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग आपको याद होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। फटाफट से बताएंगे, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, है ना। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने के बारे में क्या सही नहीं है, पहले आप जवाब दीजिए, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है ना। नहीं, बैच में हुई थी, आज दोनों क्लासेस हुई थी भाई। तो भाषाओं के बीच अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, एक ही, ये तो सही है भाई, अनुवाद होता है तभी तो ट्रांसलिंगुअलिज्म कह रहे हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में कई बार दूसरी भाषा के शब्दों को मिक्स करना होता है। एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, हाँ ठीक है। यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, यानी बढ़ावा देता है, हाँ भाई ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज यूज हो रही हैं। यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है, ये कहना एकदम गलत होगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नहीं है वो पूछा था जो सही ना हो। ठीक है जी, डी।